पॉलीगन फॉर्म किया गया है, अ पॉलीगन formed by points x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 x n y n, इन सबको लेके एक पॉलीगन फॉर्म किया गया है। तो सिचुएशन क्या रही होगी कि x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6, ऐसे करते 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 एंड ऑफ द डे में यहाँ पर कोई एक्शन पॉइंट आएगा और ये पॉलीगन ऐसे करके फॉर्म हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, x1 y1, दिख रहा है, इस वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे, x2 y2, ये x3 y3, ऐसे करते करते ये क्या होगा, x4 y4, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला पॉइंट कहीं आ रहा होगा वो xn yn हो जाएगा। और ये क्लोज ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना, ज्योमेट्री कैसी होगी, क्लोज होगी। तो हम क्या, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉलीगन को हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, इस पॉलीगन को हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, और सारे ट्रायंगल का एरिया अगर हम सेम सेंस में ऐड कर दें, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ या ना, तो सबका एरिया एक सेंस में ऐड कर दो तो आपको टोटल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, कि सारे पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए सारे ट्रायंगल्स के एरिया को जब हम ऐड करते हैं तो जो इसका एरिया एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1/2। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, तो x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाओ। लास्ट वाला पॉइंट क्या आएगा, xn-1 yn-1 xn-yn, और इसके बाद जो लास्ट वाली लाइन खत्म होगी वो होगी xn-yn x1 y1, और इन सब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ गया। पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला गया समझ में आया कि नहीं, सारे पॉइंट आपके सामने रहेंगे। तो x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 x5 y5, ऐसे करते करते xn-1 और xn, फिर xn और x1, ये सारे दो 2x2 के डिटरमिनेंट बना के सबकी वैल्यू निकाल लो, सबको ऐड करके बाई 2 कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात, ये काम हम केवल तभी कर सकते हैं, सही ना, जब ऑल x1 y1 x2 y2 and so on xn yn are in same cyclic sense। ये साइक्लिक सेंस का मतलब समझे, या तो आप एंटी क्लॉक ले लो या क्या ले लो भाई, क्लॉक ले लो, सारे पॉइंट सेम साइक्लिक सेंस होने चाहिए। उसका रीजन है बेटा क्या, अगर आप इस सेंस में ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो प्लस आएगा, तो इस सेंस में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, भाई मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा बट डायरेक्शन वाइज प्लस से वो क्या हो जाएगा, भाई यही +31 भी आ सकता है -31 भी आ सकता है। बट अगर आप एरिया पूछा जाएगा आपसे तो आप मॉड ऑफ +-31 रिपोर्ट करके आंसर तो 31 ही दोगे, बट वो सेंस के हिसाब से एरिया प्लस माइनस होएगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट की लोकेशन चेंज कर दें तो ये जो एरिया प्लस में ऐड होना चाहिए वो माइनस में ऐड होने लगेगा, तो टोटल एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो पॉलीगन का टोटल एरिया नहीं आएगा। क्या ये बात फील हुई, समझे कि नहीं। तो जब भी आपको पॉलीगन का एरिया निकालना है तो सारे पॉइंट सेम साइक्लिक सेंस में होने चाहिए। एक बार उनका साइक्लिक सेंस डिसाइड हो गया, इसके बाद एक पॉइंट से शुरू करो और दो दो करके डिटरमिनेंट बनाते चले जाओ लास्ट तक, जहां से शुरू करोगे वहीं तक, और सबकी वैल्यू निकाल के ऐड करके हाफ कर देना, आपको हमेशा आइडिया मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि सारे पॉइंट कैसे होने चाहिए भाई, सेम साइक्लिक सेंस। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सारे पॉइंट कैसे होने चाहिए, सेम साइक्लिक सेंस में। क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आई। साइक्लिक सेंस बनाने के लिए सारे पॉइंट को लगभग लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है, 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो सबसे पहले हम रफली क्या करेंगे, सब सारे पॉइंट रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो 3,3 यहाँ कहीं आएगा, सपोज यहाँ मान लें
1,4 कहाँ आएगा? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? अरे हाँ या ना बताओ। फिर -2,1 यहाँ कहीं सपोज मान लेते हैं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यस और सर। 2,-3 कहाँ आएगा? वो यहाँ कहीं आएगा। तो हमको साइक्लिक सेंस के हिसाब से ज्योमेट्री मिल रही है कि नहीं, और सारे पॉइंट्स का साइक्लिक सेंस भी मिल गया, दिखा? अब किसी एक पॉइंट से शुरू करो, तो टोटल एरिया क्या आएगा बोलो? 1/2। किसी एक पॉइंट शुरू करो, तो 2 - 3 3 प्लस 3 3 1 4 प्लस 1 4 -2 1 प्लस -2 1 2 -3। जहां से शुरू किए थे वहीं जाके खत्म कर लेंगे, जहां से शुरू था वहीं जाके खत्म कर लेंगे। क्या ये बात मेरी समझ रहे हैं सब लोग? नहीं? और इसी को ऐड करके आंसर लिख देंगे। बोलिए भाई। तो ये आ गया 6 + 9, ये आ गया 12 -3, देखते जाना। ये आ गया आपका 1 + 8, और ये आ गया आपका 6 - 2, और इसी को ऐड करके आपको आंसर देना है। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 15 + 9 + 9 + 4, 37/2 आ रहा है क्या? देखो, यस सर। देख लीजिए, सर एक कैलकुलेशन मिनट समझ में ऊपर आया? स्क्रॉल कर दीजिए। साइक्लिक सेंस कैसे देखा गया, ये बात सबको दिखी? पहले इंपॉर्टेंट बात बस ये बताओ, सेम साइक्लिक सेंस बनाने के लिए हमने उनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे रफली ड्रॉ कर लिया है। और जैसे ही ड्रॉ किया है, सीधा आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर इसमें आपने कैसे सर बताया कि हाँ, साइक्लिक सेंस है? मतलब समझा नहीं मैं। हमने सर पॉइंट ऐसे साइक्लिक लिए ना, अरे 1 2 3 4 5, तो एक ही साइक्लिक यस सेंस में रीड पॉइंट। हमने एक बीच में किसी पॉइंट की लोकेशन चेंज नहीं कर दी ना, हमने पहले ये लिखा फर्स्ट, ऐसा नहीं किया ना, फर्स्ट सेकंड फिर इसको थर्ड ले लिया, तो साइक्लिक सेंस चेंज हो गया ना। यस सर। साइक्लिक के हिसाब से आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ले लिया। सेम साइक्लिक सेंस में चलना है, मतलब पहला पॉइंट ये तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसे कहते हैं सेम साइक्लिक सेंस। ये बीच में किसी पॉइंट का सेंस चेंज नहीं कर देना कि फर्स्ट ये ले लिया, सेकंड ये ले लिया, फिर थर्ड ये ले लिया, तो यहाँ पे साइक्लिक सेंस चेंज हो गया ना। क्या पहले ऐसे जा रहे थे बट हम बीच में ही, तो वो एरिया कम कर देगा, बट सेम साइक्लिक सेंस बनाएंगे तो एरिया कम नहीं होगा, ये मतलब है। आप समझ गए भाई साइक्लिक सेंस का मतलब? यस यस सर। सर। गुड। तो एरिया ऑफ पॉलीगन की बात खत्म। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। तो जा, चलिए अब मैं बताता हूँ किया कैसे जाएगा। सर 7/2 आ रहा है क्या कोई? थर्ड वाला वर्टेक्स, y3/2। थर्ड वाला वर्टेक्स जो है वो y = x + 3 पे है। तो क्या हम थर्ड वर्टेक्स को लैम्डा कॉमा लैम्डा +3 ले लें? कोई प्रॉब्लम? ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये देख लो पहले। अगर हम x को लैम्डा ले लें तो y लैम्डा +3 है कि नहीं, ये बताओ। क्या ये बात समझे कि नहीं? सर समझे कि एक बार नहीं? फिर यानी बता कि दीजिए। इसमें क्या है, एक चीज कई बार ऐसा भी हम एजम्पशन ले सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि एक लाइन है ax + by + c = 0। अगर हम इसमें एक पॉइंट माने कैलकुलेशन वाइज, तो अगर हम x को लैम्डा ले लें तो y हमारा क्या आ जाएगा? -a लैम्डा + c/b। बोलो, अगर हमने x को लैम्डा फिक्स कर दिया तो y पॉइंट को हम -a लैम्डा +c/b ले सकते हैं कि नहीं, y की वैल्यू निकाल के। तो दोनों पॉइंट हमने लैम्डा के टर्म में अज्यूम कर लिए। क्या ये कॉन्सेप्ट दिखा कि नहीं? बोलो। जैसे यस सर। कहीं पे अगर आपको दिया हो कि y = 3x + 1, तो इस पर पॉइंट क्या लोगे? लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा + 1 ले सकते हैं कि नहीं, बताओ। अगर यहीं पे पॉइंट 2x - y + 1 = 0, या x, ऐसे नहीं, x - 2y करके दिया हो,
ऐसे ले लो, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस पर पॉइंट क्या ले सकते हो? अब अगर हम y को लैम्डा y और लैम्डा माइनस नहीं नहीं, अगर हम y को लैम्डा ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा माइनस, अभी तो मान सकते हैं ना। या इसी पे x को लैम्डा ले लें तो y कितना आ जाएगा? लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इसमें आपने x को लैम्डा ले लिया है, इसमें आपने y को। तो केवल एक वेरिएबल में आप आंसर निकाल लोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। कैलकुलेशन करने के दूसरे तरीके भी हैं, बट ये कैलकुलेशन बचाने का तरीका है। तो हमने थर्ड वर्टेक्स क्या मान लिया? लैम्डा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, तुरंत हमने एरिया लगा दिया। लैम्डा लैम्डा प्लस 3 1 2 1 1 3 माइनस 2 1। ये बात समझे कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? अब ये एरिया निकालो, कितना आ रहा है जरा सॉल्व करके बोलो। 1/2। ये डिटरमिनेंट तो आज की क्लास में आपने ओपन करना सीखा ही है ना? अरे हाँ या ना, क्या कहते हो? तो ये कितना आ रहा है जरा देखो, 2 माइनस 3 और प्लस का 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये आ रहा है 1/2। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है? 3 लैम्डा। यहाँ से आ रहा है शायद प्लस का लैम्डा और प्लस का 3। यहाँ से शायद 7 आ रहा है। तो क्या ये रिजल्ट जो है वो 4 लैम्डा माइनस 4/2 आ रहा है? देखो क्या ये रिजल्ट 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 आ रहा है? देख लो सब लोग। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये एरिया प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो टोटल एरिया मॉड में लगा दो भाई। एरिया तो सेंस वाइज दोनों हो सकते हैं ना, प्लस और माइनस। ये किसके बराबर दिया? 5 के। तो यहाँ से आपका लैम्डा माइनस 1 का जो मॉड है वो आएगा 5/2 के बराबर। देख लीजिए सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यहाँ तक ओके हो सब लोग? तो लैम्डा प्लस माइनस 1 की वैल्यू एक बार 5/2 होगी, लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू एक बार -5/2 होगी। तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं बताओ? एक बार हम 7/2 ले सकते हैं, और एक बार क्या हम -3/2 ले सकते हैं? बोलो। यस तो सर। जब वैल्यू 7/2 लेंगे तो आपका एक आंसर आएगा 7/2 7/2 प्लस 3। और जब हम लैम्डा को -3/2 लेंगे तो एक आंसर हमारा कितना आएगा बताओ? -3/2 -3/2 प्लस 3। तो एक आंसर आपका आ रहा है कितना? 7/2 कितना भाई? 13/2। देखो, और एक आंसर आ रहा है -3/2 -3/2। दो आंसर क्यों आएंगे समझ में आया? दो आंसर क्यों आएंगे समझ में आया कि नहीं? बोलिए, दो आंसर क्यों आएंगे समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एरिया की क्वांटिटी, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है आपको, तो +5 सर वो -5 +3/2 होगा। कहाँ पे बेटा? सर ऑर्डिनेट आंसर। उसका। कोई यस नहीं, सर। अब सही है, अब सही होगा, अभी ठीक है। तो मेन इसमें दो यस सर। चीजें मेन थी जिनसे आप अपना कैलकुलेशन बचा सकते थे। पहला, पॉइंट को मानना लैम्डा के टर्म में, वो आपने अज्यूम किया। इसके बाद एरिया की वैल्यू 2 आएंगी। आपने एक आंसर निकाला था क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड ध्यान नहीं दिया। एरिया जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, तो बाई कैलकुलेशन आप उसको +5 भी यूज करेंगे और -5 भी यूज करेंगे, तो उससे आपके हमेशा 2 आंसर आएंगे। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्या अप्रोच लगाई, बात समझ में आई सबको कि नहीं? तो ये मॉड वाली अप्रोच समझ में आई कि एरिया का जो भी मैग्नीट्यूड निकाला वो मॉड के साथ निकाला। क्लियर हुआ भाई? सर मॉड के साथ क्यों निकाला था? अभी तो बताया बेटा कि एरिया सेंस वाइज होता है ना। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का एरिया -31 आ रहा है तो आप आंसर क्या देंगे? एरिया की वैल्यू 31 ना। 1। तो 5 में दोनों आंसर काउंट हुए ना, +5 -5। अगर हम इसी हाँ को क्लॉक सर। क्लॉक निकालेंगे तो -5 हो जाएगा। अब आपको क्या पता कि आपने +5 क्लॉक निकाला या एंटी क्लॉक? तो वो तो सेंस आपको काउंट करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो एरिया का ये फॉर्मूला आप लिखते हैं ना, मॉड वाला, ये फॉर्मूला इसीलिए आप कैसे लिखते हैं? मॉड साइन के मॉड। साथ लिखते हैं।
जो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं आप, इसको भी कैसे लिखते हैं, मॉड साइन के साथ लिख, समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस ये एरिया का मैग्नीट्यूड, आप समझ गए हो भाई? यस सर। अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बस बताओ परपेंडिकुलर लाइन टू एल क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन टू एल क्या एज्यूम करोगे, बोलो? -x -5 हाँ, y इज इक्वल टू I- लैम्डा। कि x प्लस 5y इक्वल टू लैम्डा ले ले, माइनस हटा के बताओ भाई। -x - 5y इक्वल टू लैम्डा लिखो, या x प्लस 5y इक्वल टू लैम्डा लिखो। लैम्डा की वैल्यू तो प्लस माइनस मैनेज की जा सकती है ना, क्योंकि लैम्डा तो हमें निकालना ही है। अरे हाँ या ना, ये समझे कि नहीं भाई? आप यही तो लिखोगे, पहले कोफिशिएंट इंटरचेंज करोगे, फिर बीच में माइनस साइन लगाओगे, यही तो लिख रहे होगे। तो ये माइनस मल्टीप्लाई करके लैम्डा को तो हम अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि लैम्डा तो अभी हमें निकालना है ना। ये समझे कि नहीं? समझ में आ गया होगा ये? अरे बोलो भाई, ये बात समझे कि नहीं जो मैंने बोला? अब ये x बाई लैम्डा प्लस वाई बाई लैम्डा बाई 5 इक्वल टू 1 लिखोगे, x इंटरसेप्ट कितना आ गया बताओ? बोलो, y इंटरसेप्ट कितना हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बस ये बताओ। लैम्डा स्क्वायर बाई 10, इसी को आप किसके बराबर कर दोगे? प्लस माइनस 5 के। तो लैम्डा स्क्वायर 50 के बराबर हो सकता है, बट लैम्डा स्क्वायर -50 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आएगी? 5√2 आएगी। यही आप उठा के आंसर में लिख दोगे। तो आपका आंसर लाइन का क्या आ गया? x प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस 5√2। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? बताइए। एकदम सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। हमें इसी वाले ट्रायंगल का एरिया दिया था जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बन रहा है। सर आपने कांस्टेंट c को सर लैम्डा अज्यूम कर लिया ना? मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अज्यूम करना सिखाया है ना? नहीं, यस नोट्स में सिखाया। लिख देते हैं। y प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? bx टू लैम्डा। पैरेलल लाइन क्या होती है? ax प्लस by। देखो, अगर आप नोट्स ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे, नोट्स में लिखी चीज ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन उस फ्लुएंसी में नहीं कर पाएंगे। यही आपके साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ। अगर आप नोट्स में लिखी बात ईमानदारी से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप आएगी। इतनी रीडिंग आप कर ले गए तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म। मतलब ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा, जब बाइसेक्टर है। वो पर्टिकुलर बाइसेक्टर जो है 0,1 से खींची गई लाइन को सी पॉइंट पे कट करता है। ये है सिचुएशन क्वेश्चन की। ये डायग्राम इतना फ्लुएंसी में बनेगा कि इतना टाइम लगेगा नहीं, वो तो आपको दिखाने के लिए मैंने बताया। अब तो आप आराम से पहले लाइन की इक्वेशन को चेंज कर देंगे। तो पहला स्टेप में तो ये आ रहा होगा, तो बी पॉइंट आपका 8,0 आ रहा होगा और ए पॉइंट आपका 0,12 आ रहा होगा। पहला हर्डल तो खत्म। देख लीजिए, पहला हर्डल सबने यही खत्म किया, ऐसे ही कि नहीं? यस सर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिखो। वो लिखा कि नहीं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तुरंत ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो। x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना आ रहा है बाई 2 करने पे? 80 आ रहा है, नहीं 60, 80 आ रहा है शायद। ये -40 आ रहा है, देखो। हाँ 4 से डिवाइड कर लो तो शायद ये 2x आ रहा है, और ये -3y आ रहा है, और ये शायद आ रहा है -10। देखो ये लाइन आ रही है,
यही आ रही है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बोलो अरे हाँ या ना बताओ यार। यस सर। ओके हो नहीं ओके हो बताओ भाई। यस सर। यहाँ तक ओके। चलिए इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, ये लाइन कितनी आएगी जो इसके पैरेलल होगी भाई, ये लाइन होगी x इक्वल टू लेमडा, y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, तो y इक्वल टू k लिखोगे और किस पॉइंट से पास कराओगे, 0, -1 से। तो क्या ये लाइन y इक्वल टू -1 आएगी, हाँ या ना? तो इस लाइन और y इक्वल टू -1 का क्या निकालेंगे, बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आएगा 2x + 3 क्या बोलो इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -13/2। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -13/2, -1। A पॉइंट कितना दिया हुआ है 0, 12। B पॉइंट कितना दिया हुआ है भाई 8, 0। अब आप एरिया निकाल दो। कर लेंगे कि नहीं कैलकुलेशन, बताओ भाई। अरे बताओ यार कैलकुलेशन Yes, समझ में sir. आया कि नहीं? अब वो आपके पास चॉइस है, आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे भी लिख लो। मैं ऐसे लिख देता हूँ, बस मुझे इसका सर इंटरसेक्शन तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, पहली इंफॉर्मेशन। यस सर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, पहली चीज। मीडियन का मतलब समझते हो ना, किसी भी ट्रायंगल के लिए सामने वाली वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। कहां से ज्वाइन करते हैं भाई, मिड पॉइंट से। तो जब हम मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो उससे ये वाला एक पॉइंट जनरेट होता है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रॉइड का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, फॉर ट्रायंगल ABC। ये मीडियन है तो ऑब्वियसली ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ भी बराबर होगी। समझ गए कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना? ये बात ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ मीडियन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ तक एकदम बात ओके है, क्लियर है? अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है कि भाई ये रेशियो तो 1:1 होगा। ये रेशियो कितना होगा, मीडियन है तो 1:1, 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट है ना भाई। तो ये जो मीडियन है वो किसी भी साइड, किसी में जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। ये दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मीडियन से रिलेटेड। क्या है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन, किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, विद रेशियो 2:1। वो भी कैसा, इंटरनली। समझ गए कि नहीं भाई? तो कोई भी मीडियन आप ड्रॉ करेंगे तो किस रेशियो को मेंटेन करेगा, हमेशा 2:1 में, और वो भी कैसा, इंटरनली। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और हम कहें कि ट्रायंगल के वर्टेक्स, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC is x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, बोलिए भाई। तो उसका सेंट्रॉइड क्या आएगा, x1 + That is y1 x1 + x2 + x3 X3 y3 y1 + y2 + y3/3। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अगर x1 y1, ऐसा क्यों होगा, ये बात बताने की जरूरत है क्या, नो ऐसा क्यों बताने की जरूरत है, समझ रहे होगे? उसके लिए बस अपने दिमाग में इस डायग्राम की फिगर बना लीजिएगा। ये B है, ये C है, ये मान लेते A, और ये A से डाला गया मीडियन है, जहां पर ये पॉइंट G है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। इस पॉइंट को हम x1 y1 कह देते हैं, ये पॉइंट x2 y2 है, ये पॉइंट x3 y3 है। तो ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा,
x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2 और इसी को 2:1 में डिवाइड करोगे तो आपको यही रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई? बस ये डायग्राम आप अपने दिमाग में सेव रखिएगा तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्या ये डायग्राम समझ में आया? सबको नहीं आ रहा है बताओ, बोलिए भाई। Yes, sir. बस तो ये डायग्राम की इमेज आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको बाकी चीजें पता चलती रहेंगी कि ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कैसे आया है। ओके हो गया भाई? बोलिए, समझ गए होगे? तो सेट अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता है तो आप सीधा सेंट्रॉइड निकाल के लिख देंगे और सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन होता है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये एरिया और ये एरिया सेम होंगे। यस हाँ है ना? इसके बाद ये वाले ट्रायंगल के लिए भी ये मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। यस सर। हाँ यार, का मतलब एक रिजल्ट तो ये है ना, कोई भी मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये समझ में आता है कि नहीं? एवरी मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बोलिए भाई। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, पहली चीज। दूसरा, अगर इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है तो बताओ इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. वाला एरिया भी दो हाफ है, ये वाला एरिया भी दो हाफ है, ये वाला एरिया भी दो हाफ है, तो सबका एरिया सेम होगा कि नहीं? हाँ या ना? मतलब अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि इसका एरिया डेल्टा है, इसका एरिया डेल्टा, 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 तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 6 डेल्टा होगा कि नहीं? यस और बाकी हर टुकड़े का एरिया 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा होगा कि नहीं? यस इसका मतलब सेंट्रॉयड एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया सेक्शन में डिवाइड करता है। बोलिए बोलिए, यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि इफ P is a point inside a triangle, P is a point inside a triangle such that area of triangle PAB, triangle PBC and triangle PCA are equal, then तो हम इसी पॉइंट P को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे बोला नहीं जाता कि वो सेंट्रॉयड है, आपको एक ऐसा पॉइंट बोला जाता है P है जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दे रहा है, जहां पर PAB, PBC और PCA का एरिया सेम है, तो वो P पॉइंट बताओ क्या होगा? तो बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है? बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है भाई? Android. सेंट्रॉयड पूछना चाह रहा है, बट इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपसे पूछना सेंट्रॉयड ही चाह रहा है, मगर डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं बताओ? कोई कंफ्यूजन? तो अब सेंट्रॉयड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। सेंट्रॉयड में क्या क्या होता है, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉयड कहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दो मीडियन की इक्वेशन दे देगा और पूछेगा सेंट्रॉयड बताओ, तो दोनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे, सेंट्रॉयड मिल जाएगा। नहीं समझे? तीनों वर्टेक्स दे देगा तो सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 करेंगे, सेंट्रॉयड निकल आएगा। हाँ या ना? अगर a और इसका मिड पॉइंट दे दे तो 2:1 लगा के हम सेंट्रॉयड निकाल लेंगे इस डायग्राम से। बोलिए भाई, किसी भी मीडियन, अगर किसी भी वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो मीडियन बनेगा कि नहीं? और मीडियन को सेंट्रॉयड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो अगर हमें BC का मिड पॉइंट पता
वर्टेक्स ए पता है तो भी तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ। अरे बताओ भाई, Yes, तो sir. भी तो हम सेंट्रोइड बाय यूजिंग 2:1, या फिर आपसे क्या कह देगा कि ट्रायंगल में एक पॉइंट लिया गया है जिससे 3 ट्रायंगल बनाए गए हैं साइड को लेकर, पी ए बी, पी बी सी और पी सी ए, तीनों का एरिया सेम है, तो पी पॉइंट बताओ क्या होगा। तो उसमें एरिया का इक्वेशन नहीं लगाना है, पी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, सेंट्रोइड। तो बेसिकली आपसे घुमा के क्या पूछ रहा है, सेंट्रोइड। मेरी बात समझ में आ गई भाई। तो अब जहां जैसी इंफॉर्मेशन जितनी दी होगी आप सेंट्रोइड में उतना काम करके अपना सेंट्रोइड निकाल लेंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई सेंट्रोइड के बारे में, बोलो। यस सर। चलिए अब हम अगला सेंटर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। अब हम बात करते हैं सरकम सेंटर की। तो अगला सेंटर है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो आपके पास? हाँ भाई, सरकम सेंटर के बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, शेयर करो जल्दी से। सर बाइसेक्टर ऑफ साइड को लेके बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, करेक्ट। यस सर। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है। पहली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और तीसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उसी पॉइंट को आप नाम देते हैं सरकम सेंटर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ से। ओ इज सरकम सेंटर। ओके है भाई। तो सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ भाई, Perpendicular पॉइंट bisector. Perpendicular bisector. ऑफ साइड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बोलिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा अब ये बताओ, अगर आपको सारे वर्टेक्स पता है तो क्या आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो? अगर आपको x1 y1 पता है, यस सर। x2 और x3 y3 पता है, तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लोगे कि नहीं, बताओ भाई। अगर आपको वर्टेक्स पता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने निकालना सीखा है ना, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर हमें सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है तो हम क्या करेंगे, फाइंड एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमें सरकम सेंटर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्व एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो भाई, अरे हाँ या ना। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सरकम सेंटर। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप सॉल्व करेंगे और उस सरकम सेंटर निकाल देंगे। अब बताओ जरा सोच के जवाब देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए, ए बी के लिए, क्या लिखोगे, बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। ए बी के लिए तो क्या वो x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई 2 होगा। ये समझ पाए कैसे लिख दिया, जल्दी से बोलो। यस सर। यहीं पे मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी लिखना हो तो क्या लिखोगे, बोलो भाई। यहीं पे मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी लिखना हो तो क्या लिखोगे, यहीं पे मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी लिखना हो तो क्या लिखोगे, बोलो। x इंटू x2 माइनस x3 प्लस y इंटू y2 माइनस y3। ये मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। बोलो भाई, क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो Yes, भाई? sir. ये Yes, sir. इन्हीं दो
सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे? एक्स कॉमा वाई। यही एक्स कॉमा वाई आपके लिए क्या होगा? सरकम सेंटर। सेंटर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ भाई। डन हो गया। तो सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे? कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। अगर आपको कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व कर लो, तो आपको सरकम सेंटर मिल जाएगा। तो सरकम सेंटर निकालने के लिए अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता है तो हमें सिर्फ दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है और उनको सॉल्व करके सरकम सेंटर निकाल देना। वो आपकी चॉइस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं जल्दी से, वो मैंने आपको बता दिया है। वो दो लिखोगे, सीधा सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ये बताओ। यस बोलो भाई। यस अच्छा, सर। अब सरकम सेंटर के बारे में अगली इंफॉर्मेशन ये है कि सरकम सेंटर जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसे सर्किल का सेंटर होता है। सरकम सेंटर क्या होता है? एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करता है। जो ट्रायंगल को क्या करता है भाई? सरकमस्क्राइब करता है। यानी कि सरकम सर्किल का जो सेंटर होता है, सरकम सर्किल का जो क्या होता है? सेंटर होता है ना, उससे ही हम क्या नाम देते हैं? बोलिए। सरकम सेंटर का नाम देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, अब आपको वो थ्योरी क्लियर की समझ में आ रही होगी कि क्यों सरकम सेंटर तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यस सर। क्यों? क्योंकि ये सर्किल की कॉर्ड हुई, ये सर्किल की क्या हुई भाई? कॉर्ड। कॉर्ड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर। सरकम सेंटर। कॉर्ड बाइसेक्टर कहां से पास करता है? सेंटर से। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करता है? सेंटर से। इसीलिए तीनों साइड का जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं उससे जो पॉइंट आता है वो सरकम सेंटर आता है। क्या ये बात हमें क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और आ गई कि सरकम सेंटर क्या होता है। बोलिए। सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या ये इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई भाई? तो वो सरकम सर्किल का क्या होता है? सेंटर होता है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। अरे हाँ या ना? इसीलिए वो बाइसेक्टर से बन भी रहा होता है। तो अगर हमें सरकम सर्किल का सेंटर निकालना होगा तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? सरकम सेंटर। कैसे निकालेंगे? दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉल्व करके। क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि आपने कहा भाई ये एक सेंटर होता है, तो सेंटर तीनों वर्टेक्स से क्या होता है? इक्विडिस्टेंस। तो इसका मतलब सेंटर से तीनों वर्टेक्स से ये क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस पे। और ये डिस्टेंस होती है कैपिटल R, जिसे हम कहते हैं सरकम रेडियस। इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन हमें और मिल गई कि सरकम सेंटर जो होता है इज इक्वी डिस्टेंस। कहां से भाई? फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ रही है भाई? ये लास्ट वाली बात ही बार फिर से बता दीजिए। भाई चूंकि ये सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर सेंटर जो है वो वर्टेक्स से ये बाई सरकमफ्रेंस से इक्वी डिस्टेंस पे होता है ना। ये तीनों पॉइंट तो सरकमफ्रेंस पे होंगे, तो ये डिस्टेंस सेम होगी ना? नहीं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकम सेंटर जो है वो इक्वी डिस्टेंस होता है कहां से? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से। और उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। और इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल R, मतलब सरकम रेडियस। मेरी बात समझ में आ गई भाई? तो सरकम रेडियस का मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू। अच्छा, अब इसी चीज को रिवर्स में समझो। अगर हमें ट्रायंगल के रेफरेंस में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? सेंटर। और वैसा सिर्फ एक यूनिक पॉइंट होगा कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब अ पॉइंट हैविंग
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज, क्या होगा वो, सर्कमसेंटर। और वो यूनिक पॉइंट होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रायंगल के लिए। समझ में आया? तो कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपसे घुमा के पूछी जाती है। आपको ये कहा नहीं गया कि हमें सर्कमसेंटर निकालना है, आपसे कहा गया कि ट्रायंगल के रेफरेंस में एक ऐसा पॉइंट निकालो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो हमसे पूछा क्या गया है, सर्कमसेंटर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है ये इन्फॉर्मेशन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात मुझे बता सकता है। सर्कमसेंटर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है समझ में आई सबको? सर हाँ बेटा बताओ। सर ये फर्स्ट वाला एक बार पॉइंट बता दीजिए, सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कमसेंटर, ये एक सर्कम सर्किल हुआ ना बेटा, उसी यस सर। का सेंटर जो सर्कमसेंटर कहते हैं, ओके। क्योंकि ये कॉर्ड हुई ना, और यस कॉर्ड सर। का बाइसेक्टर होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, सर्किल के सेंटर से। यस और सर। ट्रायंगुलर बाइसेक्टर भी क्या होता है, सर्कमसेंटर। तो ये ट्रैक जो कॉर्ड हुई वो ट्रायंगल बना रही ना, तो सर्कम सर्किल का जो सेंटर हुआ वही तो सर्कमसेंटर हो गया। ओके सर। समझ गए भाई कि नहीं? यस सर। चलिए अब अगला वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। हाँ भाई, ऑर्थो सेंटर के बारे में अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरा शेयर करो। Sir, intersection of altitude. आपके Intersection पास point. आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर हम तीनों एल्टीट्यूड खींचें तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम कहते हैं सर्कमसेंटर। एल्टीट्यूड का मतलब हुआ सामने वाली साइड से खींचा गया परपेंडिकुलर, मतलब वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे खींचा गया क्या, परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ABC का, उसके ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर का। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल अगर हम निकालें तो उसे ही हम क्या नाम दे देंगे बताओ भाई, ऑर्थो सेंटर का। तो हम तीनों एल्टीट्यूड निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो आप एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे भाई, तीनों वर्टेक्स निकाल लोगे, हाँ या ना? और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू साइड पासेस थ्रू अदर वर्टेक्स, जो कि उस साइड पे नहीं है, वो एल्टीट्यूड लाइन हो गई। यानी सामने वाले वर्टेक्स से साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? सब लोग नहीं समझ रहे हो? अब यानी कि हम क्या करें, कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल लें और उनको सॉल्व कर लें, हाँ या ना? तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर को निकालने की टेक्निक क्या हुई, सॉल्विंग टू एल्टीट्यूड्स। सॉल्व एनी टू इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल के सॉल्व कर लो, ये थ्योरी कहती है कि नहीं? अब एल्टीट्यूड यार निकाल के सॉल्व करने की बात तो हमें समझ में आती है भाई। उससे बेटर क्या है कि एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, उससे बेटर है कि हम क्या कर लें, मान लें कि ये x, y है, मान लिया, बोलो। तो पहली इक्वेशन बनाओ कि स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन बनाओ स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC -1, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लो,
x, y। ये AH और BH समझे कि नहीं, मुझे जरा समझाओ। अरे बोलोगे? यस सर। यस सर। AH BH समझ में आया सबको कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो ये AH का स्लोप निकालो, BH का स्लोप निकालो और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो। तो ये तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्थो सेंटर सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। चाहिए AH और BH वही एल्टीट्यूड की इक्वेशन ही निकाली है भाई। इसका स्लोप y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस एक्स, इसका स्लोप दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 है, तो प्रोडक्ट -1। यही काम किया है कि नहीं? अरे बोलो भाई। ये काम इसलिए किया क्योंकि AH क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। और ये काम इसलिए किया है क्योंकि BH क्या है भाई, परपेंडिकुलर है AC के। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये काम हमने क्यों किया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बोलो। यस सर। दो इक्वेशन आराम से बना लेंगे और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्लियर है? अब एक शॉर्टकट है इस भाई, इतना कैलकुलेशन या तो करो, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो और लिखो, या मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं। अगर हमें कभी भी BC लाइन पता है, मान लो B पॉइंट पता है आपको x2, y2, C पॉइंट पता है आपको x3, y3, और आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है, x1, y1 के। तो उस लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू BC, बोलो, एंड passes थ्रू A, ठीक है, x1, y1। तो अब उसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, देखो, A इंटू x2 माइनस x3 प्लस B इंटू y2 माइनस y3 इज इक्वल टू, इस वाले x की जगह x1 लिख दो, x2 माइनस x3, इस वाले y की जगह y1 लिख दो, y1 y2 माइनस y3। ये सिंपल कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन निकाला यहीं से गया है, ये कैलकुलेशन निकाला यहीं से गया है भाई। इसका स्लोप निकाल लोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, और इसको इस पॉइंट से पास करा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आ जाएगा। दिखा क्या भाई? तो बट हम ये कैलकुलेशन अब बार बार अवॉइड करेंगे, समझ रहे हो भाई। अगर हम स्लोप ऑफ BC लाइन आपसे बोले तो y2 सॉरी y3 y2 माइनस y3 है, इसका स्लोप क्या लिखोगे, y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। ये स्लोप समझ रहे हो कि नहीं, सब लोग नहीं समझ रहे हो, बोलो। अरे हाँ है ना? तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -x2 -x3 तो इस अपॉन y2। हाँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 माइनस x3 अपॉन y2 माइनस y3। इसी को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो y इंटू y2 माइनस y3 माइनस y2 माइनस y3 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x3 और प्लस x1 x2 माइनस x3। अब जरा एक तरफ सबको ले आओ, तो x इंटू x2 माइनस x3 y इंटू y2 माइनस y3 इक्वल टू x1 x2 माइनस x3 और प्लस y1 y2 माइनस y3। दिखा, इतनी मेहनत करने के बाद वही सेम रिजल्ट आ रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो हम यही रिजल्ट अब शॉर्टकट में लगाएंगे कि अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है किसके, BC के, समझ रहे हो कि नहीं, हमें BC के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हाँ या ना। और उसके साथ सीन क्या है, बोलो, कि वो लाइन क्या कर रही है, बोलिए। इसके साथ सीन क्या है भाई, कि वो लाइन क्या कर रही है, A से पास कर रही है। तो सीधा इक्वेशन लिखने की टेक्निक क्या हो गई, बताओ भाई। x इंटू जिसके परपेंडिकुलर उसके वर्टेक्स ले लो, x2 माइनस x3, y इंटू y2 माइनस y3 और फिर x1 इंटू x2 माइनस x3 y1 इंटू y2। ये शॉर्टकट सीधा लगा के आप आंसर लिख। अब बताओ, क्या आप इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लोगे, क्या हम इस एल्टीट्यूड यस की सर। इक्वेशन लिख, बोलो। दोनों एल्टीट्यूड सॉल्व करके क्या हम ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे जल्दी से, बताओ। यस सर।
ये शॉर्टकट लिखने का तरीका हो गया। अच्छा, ये मेथड भी ध्यान रखना है। एल्टीट्यूड अगर हमें एच ऑर्थो सेंटर पता है तो एएच लाइन हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी? बीसी के। बीएच लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी? बोलो। एसी के। और सीएच लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी? AB. तो उस स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 करेंगे, उससे भी यही सेम इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली हमें करना क्या है? दो एल्टीट्यूड सॉल्व करने। आप चाहे तो इक्वेशन आप ऐसे लिखने की आदत डालो, चाहे ऐसे। ये क्या है, कई बार वर्टेक्स दिए होंगे तो आपको शॉर्टकट कर देगा। ये मेथड में कई बार आपको दो वर्टेक्स और ये सेंटर दे देगा और ये वर्टेक्स पूछ लेगा, तो उसमें भी ये मेथड यूज हो जाएगा। तो जहां जैसी सिचुएशन आपको दी होगी उसके हिसाब से आप उस डायरेक्शन में चीजें सोचेंगे। बट अल्टीमेटली ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए करना कितना काम है बताओ? कितना काम करना है? तीनों वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उतना काम आप करेंगे, आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताओ। मेरी बात समझे कि नहीं बताओ भाई। यस सर। ठीक, तो हम आराम से ऑर्थो सेंटर हर बार निकाल लिया करेंगे कि नहीं? बोलो। सर शॉर्टकट से निकाल लिया करें। हाँ, जो आप वो तो आप सिचुएशनली है, दोनों मेथड आपको पता होनी चाहिए। अगर वर्टेक्स दिया है तो यही लगाओगे, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है तो ये भी तो है ना। एएच बीएच सीएच तीनों हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? मतलब अगर आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को भी कहीं सकते हो। तेरी काढ़ती जगह